चलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक्स में, और उसमें बता चुके थे हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है ये हम बता चुके थे। तो आज हम देखेंगे इस महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसको क्या करना है, अब कंट्रोल करना है। टाइप देख लिए थे, अब कंट्रोल करना है। हम उसको देखते हैं कि कैसे कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। पहले कंट्रोल करने से पहले इसको देख ले, मापने की विधि, यानी इसको कैसे मापा जाता है, यानी कितना से बढ़ा कितना से घटा। तो पहले मापने की विधि देखेंगे, इसके बाद ही तो देखेंगे कि मेरा महंगाई बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो फिर उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मापने की विधि। मापने की विधि, इसमें पहले तो एक होता है पीपीआई। पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसमें ये प्रोड्यूसर मतलब जो उत्पादन करता है, यानी जो उत्पादक करता है, यानी जो उत्पादन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि उत्पादन करता जो अपनी कीमत, जो अपनी वस्तु को उत्पादन कर रहा है, वो कितनी दर से अपना महंगाई बढ़ा रहा है, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उत्पादन करता पे। उत्पादन करता पे यानी जो वस्तु उत्पादन हुई, जैसे अभी मान लीजिए फैक्ट्री से कोई वस्तु उत्पादन होके आई, तो उस फैक्ट्री से कितना दाम बढ़ा, उसी को बोलते हैं क्या, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी जो अभी उत्पादन हो रहा है, उसी का जो वस्तु है, उसी का दाम जो बढ़ गया, उसी वस्तु का दाम जो बढ़ गया, उसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसके बाद ये कहाँ आएगा, होलसेल में आता है। जैसे मान लीजिए हम 10,000 कंपनी, 10,000 कार कोई कंपनी, या मान लीजिए टाटा ने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, तो 10,000 कार को खुद नहीं बेचने जाएगी, वो क्या करेगी, होलसेल में सप्लाई करेगी। तो होलसेल में सप्लाई करेगी, इसके बाद होलसेल के बाद वो कहाँ जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा, यानी जो खरीदार है उसके पास जाएगा। तो जब होलसेल पे आएगा तो इससे आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स में किसको मेजर किया जाता है, इसी वस्तु का जो उत्पादन हुआ, उसी वस्तु का होलसेल पे, यानी यहाँ पे दाम कितना बढ़ा, यानी होलसेलर कितना उस दाम को बढ़ा के बेच रहा है, क्योंकि इसको भी प्रॉफिट कमाना है और होलसेलर को भी प्रॉफिट कमाना है। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ 10,000 की एक कार थी, यानी 10,000 की कोई भी मान लीजिए वस्तु था, तो ये होलसेलर क्या करेगा, उस पर कुछ अपना दाम बढ़ाकर बेचेगा। क्यों, क्योंकि ये भी चाहेगा कि मेरा भी प्रॉफिट हो, और कंपनी भी चाहेगी मेरा प्रॉफिट हो। तो कंपनी तो अपना पहले से ही यहाँ पे अपना दाम निकाल दी। मान लीजिए कंपनी 10,000 बचा, 10,000 में कार बनाई, 10,000 में होलसेलर को दे रही है, इसका मतलब वो अपना वस्तु जो प्रोडक्शन हुआ उसका, और इसमें जो सेवा इन्होंने दिया उसका, दोनों का दाम तो पहले से कंपनी ने क्या किया, जोड़ लिया। अब इसके बाद 10,000 पे किसको दिया, होलसेलर को दिया। अब होलसेलर अपना प्रॉफिट निकालेगा। तो होलसेलर मान लीजिए 10,000 पर कुछ अपना प्रॉफिट रखा, मान लीजिए 1,000 का रखा, तो ये वस्तु कितना हो गई, 11,000 की हो गई। तो ये 1,000 दाम कहाँ बढ़ा, होलसेल के कारण बढ़ा। तो इसी को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी होलसेल के कारण जो वस्तु का दाम बढ़ा उसी को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी जो खरीदार है, जैसे मान लीजिए उपभोक्ता, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, यानी जो उसको उस वस्तु का उपभोग करने वाला है। तो उपभोक्ता उस वस्तु को कितना में खरीद रहा है, तो उपभोक्ता उस वस्तु को जितना में खरीदेगा उसी को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत, किसके लिए, वस्तु एवं सेवा के लिए। तो वस्तु एवं सेवा के लिए जो कंज्यूमर द्वारा जो भी वैल्यू दिया गया, यानी जो भी पैसा दिया गया, उसी को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये तीन तरह से मेजर किया जाता है।
PPI, WPI, CPI। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये 3 तरह का इंडेक्स होता है। अब भारत में मेनली कौन यूज होता है, तो भारत में ये WPI और CPI यूज होता है, लेकिन मेनली यही यूज होता है। मेनली WPI को यूज किया जाता है। CPI को हम देखेंगे, मतलब ये दोनों यूज किया जाता है, लेकिन मेनली इसको यूज किया जाता है जब सरकार कोई भी नीतियां बनाती है, तो किसको देखकर, WPI को देखकर। तो हम देखते हैं WPI। जैसे मान लीजिए यह है WPI, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये पहले तो मासिक आधार पर ज्ञात किया जाता है। किस आधार पे, मासिक आधार पर। मासिक आधार पर यानी मंथली बेसिस पर, यानी एक माह के बेसिस पे ये क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। कौन, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और किस समिति के सिफारिश पे आया था, तो ये आया था अभिजीत सेन। अभिजीत सेन समिति के सिफारिश पे आया था। और यही एक बार ये किसी TCS में पूछा गया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स किस समिति के सिफारिश पे आया गया था, तो अभिजीत सेन समिति की सिफारिश पे ये होलसेल प्राइस इंडेक्स को लाया गया था। और किस बेसिस पे ज्ञात किया जाता है, मासिक आधार पे ज्ञात किया जाता है। और इसका आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष 2011-12। आधार वर्ष क्या है, 2011-12। अब इसमें कौन कौन सी वस्तु को रखा गया है, फिर मान लीजिए अभी कोई वस्तु होगी, उसी का तो हम प्राइस कितना बढ़ा कितना घटा हम उसी को मेजर कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी वस्तु रखी गई है, तो इसमें टोटल 700, यानी लगभग 700 आइटम रखा गया है। इसमें लगभग 700 आइटम रखा गया है। 700 आइटम यानी लगभग कितना है, लगभग 697 आइटम है, यानी लगभग 700 आइटम है। 700 आइटम में इसमें प्राथमिक वस्तुएं हैं, प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु। इसके बाद विनिर्मित वस्तु और ईंधन। प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु, विनिर्मित वस्तु और ईंधन, ये 3 क्षेत्र, ये 3 आइटम आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु यानी जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है, जैसे इसमें आ गया क्या, खनन, मत्स्यन, कृषि उत्पाद। खनन, मत्स्यन, कृषि उत्पाद, ये है प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु। विनिर्मित क्षेत्र की वस्तु, यानी विनिर्मित क्षेत्र की वस्तु उसको बोलते हैं जिसमें बिजली का उपयोग कर, श्रमिक का उपयोग कर, यानी किसी चीज की प्रोडक्शन की जाती है। जैसे बिजली का हम उपयोग किए या वस्तु का उपयोग करके किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या हुआ, विनिर्मित वस्तु हुआ। और ईंधन तो आप समझ ही रहे हैं, ईंधन जैसे गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, वो सब क्या है, वो ईंधन है। तो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं, विनिर्मित क्षेत्र की वस्तुएं और ईंधन, यही 3 WPI में आता है। और इसमें क्या है, इसका परसेंटेज है लगभग 22.6%। प्राथमिक क्षेत्र का 22.6% वेटेज है, इसका है 64.2% के आसपास, और इसका है 13 यानी लगभग मान लीजिए कितना, 14%। ईंधन का वेटेज 14%, खनन का यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका 22% और विनिर्मित वस्तुएं का 64.2%, यानी इसका वेटेज दिया गया है इसमें WPI निकालने के लिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, जैसे WPI मान लीजिए निकालना है, इसका फार्मूला होता है। और इस फार्मूला को किसने दिया था, डॉक्टर सुमित चौधरी ने दिया था। डॉक्टर सुमित चौधरी ने दिया था ये फार्मूला। इसमें इसको कैसे WPI निकालते हैं, तो N1X1 या मान लीजिए A1X1 प्लस A2X2 प्लस A3X3
डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। अब ये A1 क्या है, तो जो वेटेज है यानी जो इसका भरांश है, प्राथमिक क्षेत्र का भरांश। फिर X1 क्या है, तो A1 लिख लीजिए प्राथमिक क्षेत्र का भरांश यानी वेटेज। X1 क्या है, कीमत में बढ़ोतरी, यानी कितनी कीमत में उसका बढ़ोतरी हुआ। तो A क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का भरांश A1, तो A2 क्या होगा, विनिर्मित क्षेत्र का भरांश। उसी तरह A3 क्या होगा, ईंधन का भरांश। X1 क्या होगा, कीमत में बढ़ोतरी, यानी X1 प्राथमिक क्षेत्र की कीमत में बढ़ोतरी, X2 विनिर्मित क्षेत्र की कीमत में बढ़ोतरी, X3 ईंधन के क्षेत्र में बढ़ोतरी। तो ये फॉर्मूला होता है, हम ऊपर लिखते हैं, शायद यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है A1 X1 A2 X2 प्लस A3 X3, A1 प्लस A2 प्लस A3। ये क्या है, WPI निकालने का फॉर्मूला है। इसमें क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र का भरांश कम है, सबसे ज्यादा भरांश किसका है, विनिर्मित वस्तु का, इसके बाद ईंधन का उससे भी कम है। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं, जैसे जो मान लीजिए जो हमारे निम्न वर्ग है, और निम्न वर्ग किसके प्रति उत्तरदायी होता है, प्राथमिक क्षेत्र। यानी इसमें अगर मांग बढ़ेगा, प्राथमिक क्षेत्र का अगर महंगाई बढ़ा, तो उससे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे लोग, जो निम्न आय के लोग हैं, और इसमें इसका भरांश कम किया गया है। तो ये एक तरह से क्या है, इसका कमियां हैं। WPI की कमियां क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं वो ज्यादातर निम्न आय के लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है, और इसका भरांश ही कम किया गया है। तो इसकी कमियां क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र का भरांश क्या है, कम है, भरांश कम है। दूसरा इसमें कमियां क्या है कि सेवा क्षेत्र अभी भारत में सबसे ज्यादा विकसित है, सेवा क्षेत्र में। तो लेकिन इसमें सेवा क्षेत्र की महंगाई को नहीं लिया गया है, तो इसमें सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर को नहीं लिया गया है, इसमें ये कमियां हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र का भरांश कम है एक तो, और दूसरा इसमें सेवा क्षेत्र है ही नहीं, और तीसरा इसमें होता है कि जो आयातित वस्तुएं हैं, जो हम किसी भी वस्तु को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यानी आयातित वस्तु की महंगाई की भी इसमें गणना की जाती है। आयातित वस्तु की महंगाई भी इसमें क्या किया जाता है, इसमें लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम क्या किया, हम पेट्रोल मान लीजिए आयात कर रहे हैं, ईरान से आयात कर रहे हैं या सऊदी अरब से आयात कर रहे हैं, जहां से मंगा रहे हैं, या नेचुरल गैस मान लीजिए हम रसिया से मंगा रहे हैं। तो अगर वहां दाम बढ़ा, तो इंपोर्ट में जो आयातित वस्तु जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं भारत में, उसमें भी क्या होगा कि उसके कारण यहाँ भी महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसमें ये कमियां हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का भरांश कम है, सेवा क्षेत्र का भरांश नहीं लिया गया, इसमें है ही नहीं, सेवा यानी सर्विस सेक्टर लिया ही नहीं गया है, और आयातित वस्तु की महंगाई इसमें भी इसको लिया जाता है। तो ये WPI था। अब इसमें क्या किया गया कि जो इस पे रखा जा रहा था, इसमें तो इसलिए देखा जा रहा था कि इसमें कुछ कमियां आ रही हैं, इसमें कम आ रहा है, तो इसको 2017 में नए तरीके से इसका फॉर्मूला दिया गया इसको गणना करने के लिए, जिसे ये अर्थमेटिक मीन टाइप का है। तो फिर जब 2017 में WPI निकाला गया, तो उसको गुणोत्तर विधि निकाला गया। जैसे इसी को लिए तो A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3, इसमें क्या किया गया, गुणोत्तर विधि को लिया गया। तो ये नया फॉर्मूला है, ये पुराना फॉर्मूला था, इसको डॉक्टर सुमित चौधरी ने दिया था, इसको 2017 में लाया गया है। तो ये तो WPI के बारे में था। अब सरकार क्या करती है, इसी WPI पे अपना नीति निर्धारित करती है, नीति निर्धारित करती है इसी WPI पे। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो फॉर्मूला हुआ,
आप तो फॉर्मूला देखिए कि कैसे होगा। अब मान लीजिए इसमें जैसे हम ले रहे हैं बेस ईयर, हम मान लीजिए किसी को ले रहे हैं बेस ईयर तो 2011-12 है, 2011-12 इसका है WPI का बेस ईयर। जैसे मान लीजिए कि मेरा पिछले जनवरी, मान लीजिए जनवरी 2023 में किसी वस्तु का उत्पादन क्या था, मान लीजिए उसका मूल्य क्या था, 100 रुपया था, और मेरा WPI है मान लीजिए 9.7% WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो वो कंज्यूमर के पास कितना आएगा, यानी उसका दाम जनवरी 2023 में कितना हो जाएगा, जनवरी 2024 में ये 2023 का था 100 रुपया, WPI कितना था 9.7, और जनवरी 2024 में उसका दाम कितना हो जाएगा 109.7 रुपया, 109.7 रुपया। ये क्या हुआ, यानी 109.7 रुपया इसका दाम हो गया कब, जनवरी 2024 में। तो ये था होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। और इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है CSO द्वारा जारी किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी CSI, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है, इसको जारी करता है, किसको, WPI को। तो ये था WPI के बारे में। अब हम देखते हैं CPI के बारे में, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये पहले 4 क्षेत्र में आता था, इसको 4 क्षेत्र में जारी किया जाता था। जैसे पहला CPI ग्रामीण क्षेत्र के जो लेबर हैं उनके लिए, एक CPI जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए, जो एग्रीकल्चर में लेबर लगे हैं उनके लिए, एक CPI जो औद्योगिक कार्य में लगे हैं यानी CPIIL जो इंडस्ट्रियल लेबर हैं यानी जो औद्योगिक कार्य में लगे हैं। तो ये 4 क्षेत्र में ज्ञात किया जाता था, लेकिन अब इसको 3 क्षेत्र में ही ज्ञात किया जाता है। 3 क्षेत्र में कौन, तो ग्रामीण के लिए, शहरी के लिए, और तीसरा होता है संयुक्त के लिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहले 4 क्षेत्र में जारी किया जाता था, अब 3 ही क्षेत्र में ज्ञात किया जाता है। और इसका विदेश ईयर कितना है, 2011-12, 2011 और 12 ये इसका बेस ईयर है, बेस ईयर। अब इसमें ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा भ्रांस दिया गया, यानी प्राथमिक वस्तुएं को जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको ज्यादा भ्रांस दिया गया है। जैसे इसमें लगभग देखिएगा तो 448 आइटम है, इसमें 448 आइटम है, और शहरी क्षेत्र के लिए 406 आइटम रखा गया है। तो इसमें ज्यादा भ्रांस किसको दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र के। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जैसे प्राथमिक वस्तुओं का भ्रांस ज्यादा दिया गया। तो CPI का बेस ईयर 2011-12, और इसको जारी कौन करता है, NSO, इसको जारी NSO करता है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा 448 आइटम, शहरी क्षेत्र में 406 आइटम। ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि कितना आइटम थे, किसका भ्रांस, मतलब ग्रामीण क्षेत्र का भ्रांस ज्यादा था या शहरी क्षेत्र का भ्रांस ज्यादा था, और इसका बेस ईयर पूछा जाता है। और इसको जारी कौन करता है, NSO जारी करता है। तो ये CPI था। एक होता है IIP, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान लीजिए, ऐसे मेनली यही दो हैं, CPI और एक होता है IIP यानी इंडस्ट्रियल प्राइस, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये सरकारी एजेंसियां जारी करती है। जैसे मान लीजिए सरकार को अपने लिए मुद्रास्फीति निकालना हो तो उसके लिए क्या करेगी, IIP
जारी करती है सरकार, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें जैसे बैंकें हुई या सरकारी जो भी एजेंसियां हुई वो क्या करती है, इसको अपने लिए जारी करती है। और इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट का ज्यादा भरांश है। विनिर्मित वस्तुएं में इसमें भी क्या है, प्राथमिक वस्तु प्लस विनिर्मित वस्तु मतलब जिसको मतलब श्रम का और ईंधन का यानी बिजली का उपयोग करके हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं विनिर्मित वस्तुएं। और ये प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं हैं, जैसे जो खनन कृषि का है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो वेटेज तो इसका ज्यादा है, इसमें भी प्राथमिक वस्तुओं का भरांश ज्यादा है, भरांश इसका ज्यादा है। लेकिन विनिर्मित वस्तुओं में भी जो रिफाइनरी प्रोडक्ट हैं इसका भरांश ज्यादा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट का भरांश ज्यादा है। अब रिफाइनरी प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए हम पेट्रोलियम का रिफाइन किए, डीजल का ये रिफाइनिंग करते हैं, जैसे कच्चा तेल आया तो हम उसको पहले क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, इसके बाद उसका उपयोग किया जाता है, तो उसका भरांश ज्यादा दिया गया है। और ऐसे तो मेनली प्राथमिक वस्तुओं का भरांश ज्यादा है, लेकिन विनिर्मित वस्तु में भी किसका भरांश ज्यादा है, रिफाइनरी प्रोडक्ट का है। तो ये था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इस तरह से हम मापने की विधि को देखें कि इसको किस किस विधि से मापते हैं, WPI, CPI, IIP, और इसके बाद एक होता है GDP डिफ्लेक्टर, वो भी क्या करता है, महंगाई को मापता है। GDP डिफ्लेक्टर ये क्या होता है कि GDP एट करेंट प्राइस बाई GDP एट बेस प्राइस। अब ये GDP क्या होता है, तो किसी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवा की जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को क्या बोलते हैं, GDP बोलते हैं। तो GDP एट करेंट प्राइस और GDP एट बेस प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, GDP डिफ्लेक्टर। तो इस तरह से ये मापने की विधि थी। हम नेक्स्ट क्लास में इससे देखेंगे कि इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।